नए हफ्ते की शुरुआत और शुरुआत करने के लिए संकेत दुनिया भर के बाजारों से है मिले जुले और पिछला हफ्ता भी थोड़ा सा करेक्शन वाला, कंसोलिडेशन वाला रहा। तो अब बड़ा सवाल है कि हफ्ते की शुरुआत के बाद कुछ एक्शन बढ़ेगा या फिर रेंज में रहेंगे, हम फिर से फंसे। लेंगे इस सवाल का जवाब। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। तैयार हो जाइए बाजार के एक्शन के लिए। मूव पिछले हफ्ते कंसोलिडेशन वाली रही, इस हफ्ते क्या कुछ एक्सपेक्ट करना है? बिल्कुल दीप, और बड़ा हफ्ता है। और बड़ा हफ्ता इसलिए आज से कि इस हफ्ते अमेरिका में भी और भारत में भी दोनों ही जगह नतीजों के सीजन की फुल फ्लेज शुरुआत हो जाएगी। तो कंपनियों के नतीजे आने शुरू होंगे 11 तारीख से। हमारे यहाँ बड़ी कंपनियों के नतीजे आएंगे, लेकिन पूरा मूड माहौल अब इस पूरे नतीजों के सीजन पर शिफ्ट होता दिखेगा। और क्यों शिफ्ट होता दिखेगा और उसकी क्या मायने, वो भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन पहले एक बार देख लें आज किन संकेतों के दम पर आपको इस हफ्ते की करनी है शुरुआत। अमेरिकी बाजार से मिले जुले संकेत रहे। अगर आप देखें, शुक्रवार को डाउ 25 अंक ऊपर बंद हुआ तो नैस्डैक 13 अंक ऊपर, यानी कि आप देख सकते हैं छोटे दायरे में कारोबार करते हुए कोई खास उतार चढ़ाव नहीं। कच्चा तेल भी वही नीचे में 77 के नीचे जाता नहीं, ऊपर में 80 के ऊपर निकलता नहीं, $78 के आसपास बंद हुआ है। दो कंपनियों के बायबैक पर आज रहेगी नजर, चंबल और बजाज ऑटो। इन दोनों कंपनियों की बोर्ड बैठक है, बायबैक पर होगा विचार। वित्त वर्ष 2024 में, यानी कि मार्च 2024 में जो साल खत्म होने जा रहा है अगले 3 महीने के बाद, वहां पर 7.3% की जीडीपी ग्रोथ का बाजार ने लगाया है अनुमान। यह है आज के बड़े ट्रिगर्स। चलिए, ये है आपके लिए सारे के सारे संकेत। तो काफी बिजी हफ्ता रहने वाला है हमारे लिए, कुछ डेटा भी आएगा, उसका भी एक्शन है, बट बिजी आने वाला हफ्ता रहेगा। अनिल जी, वीकेंड तो आपके लिए उससे भी ज्यादा बिजी रहा। मुझे याद है फ्राइडे को आप पूरी तैयारी करके आए थे और फिर वीकेंड पर बहुत जगह गए और बहुत ज्यादा एक्शन, काफी कुछ एक्शन हुआ। तो मुझे नहीं समझ आ रहा क्या क्या बताऊं, तो मैं जिस क्रम में हुआ एक्शन में वो वैसे ही बता दीजिए। तो जैसा शुक्रवार शाम को हमने बात भी की हुई थी कि हम शनिवार को सुबह सुबह कोलकाता में एक बड़ा इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। तो दीप, कोलकाता में एक इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस हमारी रही। लगभग हर हफ्ते कहीं कहीं कोई न कोई इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस होती है। ये वाली हमारी खुद की ऑफिस की थी, जो चैनल पे लाइव टेलीकास्ट भी हुई जी। लेकिन दीप, मैं बताना चाहता हूँ कि जो रेस्पॉन्स कोलकाता की कॉन्फ्रेंस में मिला है, और जो मतलब मैं इससे ज़्यादा अब तक मेरी लाइफ में मैंने क्रेजी क्राउड नहीं देखा। क्या बात कर रहे हैं? मतलब दिस वाज द अल्टीमेट एक्चुअली। मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे, 7-7, 8-8 बाउंसर्स, और उनको इतने पसीने आ रहे हैं संभालने में। और ये लोगों का प्यार है, लोग मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, छूना चाहते हैं, हाथ मिलाना चाहते हैं, फ़ोटो लेना चाहते हैं। अनफॉर्चुनेटली सब एक साथ आते हैं तो मुश्किल हो जाती है, बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन मैंने मतलब यहाँ पर मुंबई में मोतीलाल ओसवाल की कॉन्फ्रेंस हुई थी जियो में, वहाँ 2,500 लोग थे। वहाँ भी वो मैड्रेश नहीं था जो कोलकाता में। जो कोलकाता वालों का प्यार, और मतलब आप बिलीव नहीं करें, 2 घंटे करने के बाद भी मतलब इतने लोग सवाल पूछने के लिए तैयार। और जब हम प्रोग्राम खत्म करते तो मतलब बड़े गुस्से में एकदम, नहीं हमको और अभी सवाल पूछना है, हमको अभी और बात करना है। अनफॉर्चुनेटली मेरी फ्लाइट थी दोपहर का, वो भी क्यों थी वो भी मैं आपको बताऊंगा, वो भी पता है। लेकिन जो कोलकाता वालों का प्यार है मतलब लाजवाब है। मतलब प्रणाम है, नमन है बंगाल के लोगों को। और मतलब मैंने जिंदगी में इस तरह का रेस्पॉन्स नहीं देखा, ट्रस्ट में पहले नहीं देखा। मतलब इतनी मतलब आप ये सोचिए कि स्टेज से उतरना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, बाहर निकलना ही। और ये जो आप फुटेज देख रहे हैं ना, ये फुटेज इवेंट खत्म होने के बाद कब है मालूम है? कब? इवेंट खत्म करने 1.5 घंटे बाद के है। मतलब आप सोचिए, मतलब हम इवेंट से बाहर निकल गए, बोर्ड रूम में गए, मीटिंग की, वहाँ पर लंच वंच किया। हमने सोचा अब थोड़ा लोग कम हो जाए। इसके बाद जो होटल के मेन गेट पे ये सिचुएशन थी, और ऑडिटोरियम जैम पैक, खड़े बैठने की कुर्सी तो भूल ही जाइए, खड़े रहने की जगह नहीं है, और बाहर भी लोग खड़े हैं। मतलब ये देश का इक्विटी कल्चर है, जो लोग हिंदुस्तान की इकोनॉमी पर, हमारी कंपनियों पर भरोसा करके जो पैसा लगा रहे हैं, पैसा बना रहे हैं, ये उनका प्यार है। और मतलब अमेजिंग, मतलब जितना प्यार कोलकाता वालों ने दिया है, मतलब मेरी आज तक की
सबसे मतलब जबरदस्त खतरनाक वाली रिकॉर्ड्स आपने set खतरनाक कर वाली दिए थी। और मुझे लग रहा था, मुझे बहुत डर लग रहा था, कितनी महिलाएं थी, मुझे लग रहा है ये दब जाएंगी यार, मतलब एडवेंचरस है वो कि, और इसीलिए नहीं तो मैं और बहुत देर तक मेरा मूड था कि मैं खड़े रह के सबको मिलता फोटो खींचा, लेकिन मुझे लगा कहीं स्टैम्पेड वगैरह में कहीं कुछ ऐसी दुर्घटना ना हो जाए, इसलिए फिर मुझे निकलना पड़ा। बट अमेजिंग, जबरदस्त, अमेजिंग, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये तो सिर्फ शुरुआत थी इसके बाद तो और भी 2 इवेंट। हाँ, उसके बाद अच्छा जल्दी निकल के आने की रीज़न भी ये थी कि शनिवार शाम को ही एक प्रोग्राम था मुंबई में, जिसमें मुझे एक सम्मान मिला। बहुत बहुत बधाई सबसे पहले, धन्यवाद। सी इंस्टीट्यूट की तरफ से CX ऑफ द ईयर वो जो अवार्ड देते हैं मिड साइज कॉर्पोरेट के लिए, वो एक सम्मान मिला। और वैसे कई सारे सम्मान मिले, ये विशेष है। ये विशेष इसलिए आज से, या आपकी जो प्रोफेशनल बॉडी है, आपका एल्मा मीटर है, अगर वो आपको सम्मान करे तो उसकी बात कुछ और ही होती है। तो मतलब कई सालों तक मैं उम्मीद करता था कि कभी मैं इसके लायक बनूंगा क्योंकि आमतौर पर जनरली ये अवार्ड्स CEOs और CFOs वगैरह के उनके लिए ज़्यादा होते हैं। हम दोनों कैपेसिटी में नहीं होकर, हमारी कैपेसिटी अलग है, हम चूँकि जर्नलिज्म में, सो हमारे लिए इस अवार्ड को मिल पाना आसान नहीं है। सो मैं इंस्टीट्यूट का, ज्यूरी का धन्यवाद देना चाहता हूँ, और इसीलिए मैं कोलकाता से भागकर वापस मुंबई आया, शाम को प्रोग्राम अटेंड करना था। तो ये एक बहुत ही विशेष, अच्छा लगता है आपका पीयर ग्रुप जब हाँ, ये विशेष अवार्ड है। मतलब अभी जितने मिले उनमें एक इसकी अलग ही खासियत हमेशा रहेगी, हमेशा रहेगी, क्योंकि आप CA इंस्टीट्यूट से अवार्ड मिलना बड़ी बात, दिल के पास होता है वो तो, बिल्कुल। और फिर कल भी आपका काफ़ी बिजी निकल गया। हाँ कल मैं फिर उदयपुर था, तो उदयपुर में 3 प्रोग्राम थे। सुबह वहाँ भी एक CA इंस्टीट्यूट की स्पीच थी, काफ़ी लंबे समय से मैंने उन्हें कमिट कर रखा था। उदयपुर का भी डीप पूरा जैम पैक, मतलब ऑडिटोरियम फुल, लोगों का जो इंटरेस्ट, सारे CA थे वहाँ की पब्लिक जो थी वो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, मतलब दूसरे लोग नहीं थे, वो CA लोगों के लिए था। लेकिन जो इंटरेस्ट है लोगों का मार्केट में, और जो लोग पैसा बना रहे हैं, भरोसा कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग सीख रहे हैं, उदयपुर में भी खैर मेरा वो कह सकते हैं थोड़ा होम पिच टाइप वाला भी मामला है तो वहाँ लोग थोड़ा एक्स्ट्रा प्यार करते हैं, लेकिन बहुत बढ़िया था। और शाम का एक प्रोग्राम होता है, उसकी डिटेल्स मैं आपको बाद में दूंगा, बहुत हो गया तो बहुत हाँ, लेकिन वो भी एक अलग जबरदस्त प्रोग्राम था। फुल क्रेडिट सर, पूरा मतलब हफ्ता काम किया, फिर वीकेंड इतना बिजी सुनाया, आज ब्राइट एंड फ्रेश अर्ली मॉर्निंग बाजार के। मैं आपको बता दूं, मैं रात को एक और प्रोग्राम था, वहाँ से उदयपुर से मैं 11 बजे निकला बाई रोड अहमदाबाद से मैंने 4:45 बजे की फ्लाइट ली, एयरपोर्ट से सीधा एयरपोर्ट से यहाँ, तो और कोई ऑप्शन नहीं था। उदयपुर से इतनी लेट फ्लाइट है नहीं, या तो अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट लेता तो पहुंच नहीं पाता शो के लिए जी, क्योंकि वो फ्लाइट 8:30 तक लैंड करती है, तो तब तक आए तब तक वो शो ही है। तो मैंने कहा चलो चांस लेते हैं, अगर इसलिए शो में थोड़ी बहुत नींद आ जाए, तो अगर कुछ एक आध ऊपर नीचे बोल दो तो वो तो होता ही नहीं, एडजस्ट कर लेना। चलिए बढ़िया है सर। तो बताएं फिर, इतना एक्शन आपने देख लिया ऑलरेडी, बाजार में भी वैसे ही एक्शन देखने को मिलेगा? मतलब अमेरिका में तो हमने देखा पिछले हफ्ता कंसोलिडेशन का था, 9 हफ्तों की तेजी पर पिछले हफ्ते ब्रेक लग गया सर वहाँ पर आते हुए, और हमारे बाजारों में भी थोड़ा कंसोलिडेशन रहा। अब कहाँ से नजर? अमेरिका थोड़ा टाइम पास करने के मूड में, हल्की फुल्की कमजोरी के संकेत आ रहे हैं। 2-3 चीज़ें जो दिखी मुझे अमेरिकी बाजार में, जिस पर फोकस करना चाहिए। पहला तो ये कि अब इस हफ्ते अमेरिका के लिए भी नतीजों के सीजन की पूरी शुरुआत हो जाएगी, तो रिजल्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। दूसरा, थोड़े थोड़े से बॉन्ड यील्ड और डॉलर इंडेक्स में हल्की फुल्की बढ़त के संकेत आते दिख रहे हैं। अब 2 चीज़ें हो रही हैं अमेरिका में, अच्छी खबर पर बाजार घट भी रहे हैं, बुरी खबर पर बढ़ भी रहे हैं। तो इसलिए ठीक आपके लिए अंदाज लगाना मुश्किल काम है, लेकिन जनरली एक ट्रेंड और टेंडेंसी जो मुझे दिख रही है, चाहे वो अमेरिका से देखें चाहे भारतीय बाजारों से देखें, एक तरफा तेजी होने के बाद बाजार थोड़े से यहाँ लड़खड़ा रहे हैं, थोड़े से रुक रहे हैं, ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। चूंकि तेजी का मार्केट है इसलिए जोर से घटते नहीं है, राइट, वापस से ऊपर आ जाते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कहीं न कहीं ये वॉलेटिलिटी आपको ये कह रही है कि अमेरिकी बाजारों में भी थोड़ा सा ऊपर के लेवल पर प्रेशर है, और ऐसे में एक तरफा तेजी बनाने के लिए कुछ और चाहिए अमेरिका को। अब कुछ और क्या मिलेगा? फेड के मीटिंग्स के मिनट्स आ गए, बॉन्ड यील्ड डॉलर इंडेक्स वगैरह आपके सामने है, अनलेस कि वो बहुत बढ़ जाए। अब वो जो कुछ और चाहिए वो कंपनियों के नतीजों से ही मिलेगा, और अगर नतीजों में अमेरिका में ठीक ठाक मामला रहा तब तो ठीक, नहीं तो थोड़ा अमेरिकी बाजारों पर ऊपर के लेवल पे दबाव रह सकता है, ऐसा संकेत आ रहा है। जो एक तरफा तेजी की हमने बात की थी, जहां हमने 38-39 की रेंज के टारगेट की भी बात की, वहां तक पहुंचे भी। अब नया मूव बनाने के पहले थोड़ा सा अमेरिकी बाजार हल्के हो सकते हैं,
तो आपको ग्लोबल कंफर्ट थोड़ा कम होता हुआ दिखेगा। तो क्यों होता दिखेगा? अब आप देखिए फेड की तरफ से ब्याज दरों में कटौती की जो अनुमान है वो धीमे धीमे कम होते दिख रहे हैं, क्योंकि गुरुवार को जो आंकड़े आए थे प्राइवेट जॉब्स के, शुक्रवार को ओवरऑल जॉब्स के आंकड़े आए, तो जॉब डेटा मजबूत है। मजबूत जॉब डेटा का मतलब है क्या? नौकरियां काफ़ी लग रही हैं। नौकरियां काफ़ी लगने का मतलब ये है अगर नौकरियां अच्छी लग रही है, इकोनॉमी ठीक है, तो फिर फेड जल्दी से ब्याज दरें ना घटाए, ये डर है। और ये डर आपको आप देखिए नज़र आ रहा है। डॉलर इंडेक्स आपका 102.50 के आसपास पहुंच गया, बॉन्ड यील्ड आपके 4% के ऊपर टिक रहे हैं। सो ये दोनों ही तीनों संकेत जो हैं, इसको देखकर मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा, इस हफ्ते की शुरुआत में पहला सावधानी का संकेत आपको अमेरिकी बाजारों से आ रहा है। पिछले हफ्ते सावधानी का संकेत कहाँ से आया था? अमेरिका से नहीं, हमारी जनवरी सीरीज की शुरुआत में 70% के ऊपर इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन, 1,30,00,000 शेयरों की निफ्टी रोल ओवर 30% से ज़्यादा, ठीक है ना। और 2 महीनों की एक तरफा से एक बात, पिछले 5 सालों का जनवरी सीरीज का ट्रैक रिकॉर्ड नेगेटिव, 0.5% से 2.25% की रेंज का। ये 3 फैक्टर ऐसे थे जिसमें हमने जनवरी सीरीज की शुरुआत में कहा कि थोड़ा सावधान रहिए, हल्के रहिए। और अब अमेरिका से भी वही संकेत आपको आते दिख रहे हैं। तो अब अमेरिका से आप ओवरनाइट पोजीशन जो भी रखें, ओवर कॉन्फिडेंट होकर न रखें कि अमेरिका मजबूत होकर बहुत बढ़िया हो जाएगा। मजबूत होने के डाउ फ्यूचर संकेत देते भी हैं, तब भी ऊपर में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। तो इसलिए जब तक अमेरिका में नए ब्रेकआउट के संकेत ना आए, तब तक थोड़ा सा अमेरिकी बाजारों को लेकर हल्की फुल्की सावधानी रखें, ओवर कॉन्फिडेंट न रहे, बस ओवर कॉन्फिडेंट ना रहे ना, वहां पर थोड़ी सावधानी बरतनी जरूरी है। जो यूफोरिया हो गया था रेट कट को लेकर, वो थोड़ा ठंडा होता है। कितना 65% के आसपास रह गया मार्च में, 60 रह गया, 60 ही रह गया। 90 था एक हफ्ते पहले। एक हफ्ते पहले 90% मान रहे थे कि मार्च में कट जाएगा, अब 60% ही मान रहे हैं, तो थोड़ा फर्क पड़ता है। अच्छा, हमें कैसे एडजस्ट करना है? क्योंकि हमारा हफ्ता अभी कंसोलिडेशन वाला ही रहा, मतलब ऐसे कोई गिरावट बड़ी नहीं आई है। मिड कैप स्मॉल कैप तो पॉजिटिव ही क्लोज हुए हैं, बट थोड़ा हमारे बाजार में भी उतार चढ़ाव अब देखने को साफ संकेत नहीं है दीप कि भारतीय बाजार अब यहाँ से नया ब्रेकआउट देकर 22,000 की तरफ जाना चाहते हैं, या 21,500 के नीचे टूट कर वापस 21,000 21,200 की रेंज में आना चाहते हैं। ये संकेत साफ आ नहीं रहा है। कुछ पॉजिटिव्स हैं, कुछ नेगेटिव्स हैं। पॉजिटिव साइड पर अगर आप देखेंगे तो पूरे हफ्ते में एफआई ने बेचा नहीं है, एफआई ने लिया है। ये चेंज है। जनवरी की सीरीज की शुरुआत में इंडेक्स पे 70% लॉन्ग होने के बावजूद एफआई की कैश मार्केट में खरीदारी आई है। पिछले 5 सत्रों में देखिए 3300 करोड़ के आसपास है। फॉर अ चेंज फर्स्ट टाइम लंबे समय बाद आप घरेलू फंड को दबाकर बेचते हुए देख रहे हैं। बेच नहीं रहे, दबा के बेच रहे हैं। डबल जो एफआई ने खरीदा उसका डबल इन्होंने बेचा है। अब ओवरऑल मार्केट थोड़ा ओवरबॉट है पोजीशंस के लिहाज से। बजट का महीना है, उसके अलावा आप पोजीशन में बड़ी इवेंट में जाने के पहले थोड़े हैवी हैं, ठीक है। और जनवरी सीरीज का जो आपका संकेत है वो बहुत अच्छा है। सो एक्चुअली भारतीय बाजार करेक्शन पिछले हफ्ते ही दे देते, लेकिन एफआई ने बचा के रखा है। सो पैसा तो पैसा है जी, एफआई लगाए या लोकल फंड लगाए या तीसरी महाशक्ति लगाए, कोई भी लगाए। सो जब तक एफआई के डेटा नेगेटिव नहीं आते तब तक तो हम नहीं टूटेंगे, लेकिन इन डेटा के साथ साथ आपको रेंज के बाहर निकलने में भी मुश्किल आएगी। सो अब आपको एफआई सपोर्ट, लोकल फंड्स रुका रहे हैं, ग्लोबल मार्केट्स न्यूट्रल से हल्के नेगेटिव जी। तो अब इसके बाहर कौन निकालेगा? नतीजे। 11 तारीख से नतीजों का सीजन शुरू हो रहा है। तो शुरुआती रिजल्ट जो आएंगे आईटी कंपनी के वो मेक और ब्रेक का, और इन्फिटी से साथ में आ रहे हैं। तो मेक और ब्रेक आईटी करेगा। अगर इन्फिटीसीएस ने कुछ ऐसा कमाल कर दिया कि बहुत बढ़िया नतीजा है, तो आप रेंज को ऊपर पार करके निकल जाएंगे। और अगर खराब नतीजे आ गए तो फिर आपके लिए रेंज टूटने का डर है। सो 11 तारीख 12 तारीख के आसपास आपको बाजार कमोबेश ये दिखा देंगे कि अब आगे होने वाला क्या है। चलिए, तो अब नतीजों पर बड़ा फोकस, नतीजों पर हमारा। अब आपका नॉन ट्रिगर्स भी है, अननोन ट्रिगर तो कोई भी आ जाए आपको पता नहीं। अननोन ट्रिगर तो हमें क्या पता, कल को आ जाए अच्छा ट्रिगर आ रहा था कि भाई इजराइल हमास के बीच में समझौता है, एक बार तो बढ़ जाए मार्केट, करेक्ट, या कोई नई आ जाए कि ये नई प्रॉब्लम हो गई तो घट जाए। सो अननोन का तो जिसका नहीं पता उसमें क्या दिमाग लगाएंगे, जिसका पता है उसमें ये कि मेक और ब्रेक वाला मामला अब आपका नतीजों का हो सकता है, कंपनियों के नतीजे डायरेक्शन दे देंगे, डायरेक्शन जाना की तरह। अब यही है कि 3-4 दिनों का समय है। 11 तारीख का है नतीजे, तो मेरे ख्याल से 11 को भी शाम को होंगे, तो 12 तारीख को आएगा रिएक्शन, यानी कि शुक्रवार को। 12 तारीख शुक्रवार हो जाएगी, शुक्रवार हो जाएगी। हाँ, तो तब तक ये है। बट ये वीक तब तक शायद आपके लिए कंसोलिडेशन का टाइम पास वाला रहे। ठीक है।
बढ़िया है सर। तो चलिए रखेंगे उस पर नजर, नतीजों का सीजन है, फंड्स का थोड़ा एक्शन दिख रहा है। आज के लिए कुछ खास पहले इस हफ्ते की थोड़ी सी स्ट्रेटेजी दे दूं, बताइए। इस हफ्ते में थोड़ा सा मुझे अमेरिका को लेकर कंफर्ट कम है, तो अमेरिकी बाजारों में ऊपरी स्तरों पर थोड़ा दबाव रह सकता है, कमजोरी बढ़ने के भी थोड़े थोड़े संकेत आ रहे हैं। तो ओवरनाइट पोजीशन, लॉन्ग पोजीशन में आप अगर ट्रेडिंग के लिहाज से ले जा रहे हैं, हल्का सा सावधानी रखनी। ठीक है। एफआईएस की बढ़िया खरीदारी आती दिखी जनवरी की शुरुआत में, लेकिन लंबे समय बाद लोकल फंड्स ने दबाकर बेचा है और बेचने के मूड में है। वो एक ऐसा लग रहा है कि दीप है ना, कॉल ले रहे हैं। प्रॉब्लम ये नहीं कि रिडम्पशन आ रहे हैं, प्रॉब्लम ये कि नहीं पैसे की कमी है, एक कॉल ले रहे हैं कि हमें मार्केट यहाँ से थोड़ा ख़राब लगता है, थोड़ा नीचे आना चाहिए। ये लोकल फंड्स आपके लिए ले रहे हैं। कंपनियों के नतीजे ही बाजार की चाल तय करेंगे, जो हमने अभी बात की। 21,500 21,800 की ब्रॉडली रेंज लेकर आप चल रहे हैं निफ्टी पर, ठीक है। अब 21,450 के नीचे ट्रेड करके डिसाइसिवली बंद होता है तो आप खराब होंगे। 21,850 के ऊपर बंद होंगे तो नई रेंज में आ जाएंगे। अच्छा। तो इस 300 पॉइंट की रेंज के बाहर आपको बंद होना है। ये क्लोजिंग बेसिस पे बता रहा हूँ, समझ गया। इसके बाहर बंद होना है। बैंक निफ्टी 47,500 48,500 ब्रॉड रेंज है। 48,500 के ऊपर बंद होंगे, नई रेंज में आएंगे। 47,500 के नीचे तो नई रेंज बनेगी। और इसलिए बड़ा मूव बैंक निफ्टी में 47,200 या 48,700 पे टूटने पे आएगा। 48,700 टूटा तो लाइफ हाई नया बना देंगे। 47,200 टूटता है तो 47,500 के नीचे 300 पॉइंट का गैप यहाँ पर है, उसके नीचे आपको बड़ा मूव कमजोरी का बनेगा। ये इस हफ्ते के लिए लेवल आप ध्यान में रखिए। अब इस पूरी रेंज में इस लिहाज से करना क्या है, सपोर्ट लेवल पे खरीदारी करते रहें जब तक कि कोई ब्रेकडाउन के संकेत ना आए, कि कोई बड़ा लेवल ना तोड़े, तब तक सपोर्ट लेवल पे लेते रहें और ऊपर रुकावट के लेवल पर देते रहें। इंडेक्स में दोनों तरफ के मौके मिलेंगे, प्रॉफिट बुकिंग भी करते रहें। मैं फिर बता रहा हूँ, कई बार मार्केट में आपको ऐसा लगेगा कि अरे ये तो गया, खत्म, नया नीचे का लेवल दिखाएगा, वहीं से घूमेगा। पिछले पूरे हफ्ते आपने देखा, कई बार आपको ऐसा लगा कि यार क्या गर्मी दिखा रहा है, ये तो नया लाइफ हाई बनाने, और वहां से अचानक से सेलिंग। आप पूछते भी हो बार बार ये अचानक से क्यों कहाँ से आ गई, वो होगा, हमने देखा भी 2-3 दिन पिछले हफ्ते, वो फिर हो सकता है। तो ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग भी करते रहे, कोई दिक्कत की बात है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में तेजी रहेगी, वहाँ चिंता की बात नहीं है। चुनिंदा रहेगी, अनाप शनाप नहीं होगी, चुनिंदा होगी, और सेक्टर रोटेशन चलता रहेगा। इस पर आपको फोकस करना है। अंडरस्टूड सर। आज का कुछ संकेत? आज वाले ग्लोबल न्यूट्रल से हल्के नेगेटिव है, एफआईज पॉजिटिव है, घरेलू फंड्स के नेगेटिव है, वायदा कारोबार के संकेत हैं न्यूट्रल, सेंटीमेंट और ट्रेंड है पॉजिटिव। ठीक है। बड़े लेवल्स 21,600 21,650 पहला सपोर्ट जोन है, ये तो एक बार आपको दिख ही जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं क्या कुछ होता है। नीचे में 21,500 21,550 स्ट्रॉन्ग बाय जोन है, जहां पर आप शॉर्ट्स काट के लॉन्ग पोजीशन जरूर बनाएं। ऊपर 21,750 21,825 ये एकमात्र ऊपरी जोन है जिसके पार जाना मुश्किल है। अगर गए तो 21,850 के ऊपर निफ्टी खुले नीले आकाश में ब्लू स्काई जोन में पहुंच जाएगा। बैंक निफ्टी 47,725 47,850 थोड़ा सा दूर का है, लेकिन ढंग का सपोर्ट वहीं मिलता है। बीच में एक छोटा सपोर्ट रखा है 48,000 का एफएनओ डेटा के लिहाज से, लेकिन एक्चुअल डेटा के लिहाज से सपोर्ट सीधा 47,725 850 की रेंज में बनता है। इसके ठीक नीचे 47,500 47,650 वो रेंज है जहां पर सारे शॉर्ट्स काटें और लॉन्ग पोजीशन भी जरूर बनाएं। ऊपर 48,350 48,500 पहली रुकावट की रेंज है। इसके ऊपर एक छोटा मोटा लेवल 48,625 का लाइफ हाई के आसपास है, वो पार करके निकलते हैं तो 48,650 के ऊपर फिर तो नई जोन जो होना नहीं है, जो होना नहीं। ठीक है। 1% एफआईएस की पोजीशन बोलिए, हालांकि पुट कॉल रेशियो थोड़ा नीचे आया है सर, यहाँ पे कुछ सिग्निफिकेंट है क्योंकि हफ्ते की शुरुआत है, तो कुछ इसके इंपॉर्टेंस होगी आज के लिए? थोड़ा हल्के हैं बाजार, क्योंकि निफ्टी की बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी के बाद थोड़ी सी पोजीशन कम है, आज से बनना शुरू हो गया। आमतौर पर फ्राइडे तक पोजीशन बनती भी नहीं है। एक्चुअली मुझे लगता है बैंक निफ्टी तो बेचारा है ना, 2 ही दिन की एक्सपायरी रहेगी। मतलब मंडे ट्यूसडे काम होता है, वेडनेसडे एक्सपायरी होता है, क्योंकि वेडनेसडे एक्सपायरी के बाद थर्सडे तो पूरा फोकस मार्केट का निफ्टी की एक्सपायरी है। फ्राइडे वीकेंड के चक्कर में न बैंक निफ्टी में न निफ्टी में पोजीशन बनती है, दोनों में नहीं बनती है। सब मंडे आके बनाएंगे। 2 दिन का ही ट्रेड है लिटरली 3 दिनों का ही है। बैंक निफ्टी तो मान लो 2 दिन ट्रेड करता है, तीसरे दिन एक्सपायरी। सीरियसली बताओ आप, देखिए ना पोजीशन है ही नहीं दीप। क्या मतलब 20-20 लाख शेयर, 20 लाख शेयर आजकल क्या है बैंक निफ्टी में? नथिंग, कुछ नहीं। चलिए आइए स्टॉप लॉस दे दूं। स्टॉप लॉसेस, अब स्टॉप लॉस में 2 चीज है दीप। अगर आप मुझे ऑनेस्टली पूछेंगे तो मैं छोटा स्टॉप लॉस प्रीफर करूंगा आज। और छोटा स्टॉप लॉस होता है आपका इंट्राडे और क्लोजिंग 21,600, लेकिन बुकिश स्टॉप लॉस जो है
भावनाओं में बहे बगैर अगर स्टॉप लॉस लगाना है तो इंट्राडे 21,600 होगा और क्लोजिंग 21,500 होगा। लेकिन जिसको कम रिस्क रखनी है वो 21,600 ही रखे। 21,600। हाँ, वो आपकी श्रद्धा पर है, आपको कितने रिस्क लेनी है। क्लियर है? अब आइए बैंक निफ्टी। इंट्राडे 48,000 और क्लोजिंग 47,700। अब अगर आपकी श्रद्धा नहीं है तो दोनों ही 48,000 रखो, और आपको लगता है भाई मैं तो लंबा रखना चाहता हूँ तो 47,700, दोनों में से एक चूज कर लो। मेरी सलाह आज ये होगी कि दोनों ही आप निफ्टी और बैंक निफ्टी छोटा वाला रखें 21,600 और 48,000। ज़्यादा लंबा स्टॉप लॉस रख के कोई मतलब नहीं है। गॉट इट। इस तरह के मार्केट में छोटा रखेंगे तो सुखी रहेंगे। शॉर्ट साइड पे 21,850 इंट्राडे और क्लोजिंग 21,800, इसमें कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं, ये रखिए। बैंक निफ्टी में 48,500 का है स्टॉप लॉस इंट्राडे और क्लोजिंग। इंट्राडे में अगर आपको 48,650 रखना है और दूर का तो आपकी मर्जी, मेरे ख्याल से जरूरत नहीं, इतना काफ़ी है। ठीक है सर, गॉट इट। चलिए, तो ये तो रही आपके लिए मौजूदा पोजीशंस। लेवल्स को थोड़ा ध्यान में रखिए, और जैसा अनिल जी ने कहा लॉन्ग पर थोड़ा सपोर्ट लेवल्स भी इंपॉर्टेंट है, उस पर भी ध्यान रखना जरूरी है। नई पोजीशंस पर क्या करें? 21,750 21,825, ठीक है, बढ़िया रेंज है। आए ऊपर तो बेचिए, ठीक है। थोड़ा 750 से थोड़ा 825 के आसपास दो टुकड़ों में बेच दीजिए। 750 775 एक टुकड़ा, 825 800 825 दो टुकड़ा, दो में बेचना है। 900 का स्टॉप लॉस है, छोटा लगाना है तो 850 का लगाना, क्योंकि आप ऊपर 825 पे भी बेच रहे हैं, इसलिए 900 का स्टॉप लॉस दे रहा हूँ। टारगेट 21,700 675 दो छोटे टारगेट है, 21,650 550 दो मीडियम टारगेट है, 21,500 तक के टारगेट ले बेचना। अब आप कहेंगे वो तो आएगा ही नहीं आएगा तो फिर दूसरा तरीका है। एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए बेचने की राह है, और स्टॉप लॉस होगा आपका 21,850। लगाइए, बेच दीजिए। 21,675 650 दो छोटे टारगेट है, 550 500 दो मीडियम टारगेट है, 21,450 425 तक के बड़े टारगेट के लिए करनी है बिकवाली। जो लोग खरीदना चाहते हैं ज़रूर मन बनाएं खरीदने का। खरीदने के लिए रेंज थोड़ी बड़ी दी है, 21,550 से 21,625 दो टुकड़ों में लेना है। 600 625 के आसपास एक, 550 के आसपास एक, दो टुकड़ों में खरीदिए। 500 के थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस हो गई है 21,475 का। टारगेट जो आपके बनेंगे 21,675 725 दो छोटे टारगेट हैं, 750 775 मीडियम टारगेट हैं, 21,800 825 के फाइनल टारगेट के लिए करनी है आपको खरीदारी। ठीक है, दोनों हो गया, दोनों हो गए। अग्रेसिव के लिए भी बैंक निफ्टी सेम 48,350 48,500 अच्छी रेंज जहाँ बेचना चाहिए। कल भी हमने ये रेंज दी थी शुक्रवार को, आज भी है। 48,650 का आपका स्टॉप लॉस होगा। टारगेट जो बनेंगे दीप 48,275 200 दो छोटे टारगेट है, 48,150 48,100 48,000 दो मीडियम टारगेट है, 47,850 47,725 तक के फाइनल टारगेट के लिए। अब आप कहेंगे कि ये तो नीचे खुलने का मामला, अगर ऊपर ना आया तो एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं तो आप 48,500 के स्टॉप लॉस से सीधे भी बेच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, समझो आपको 48,300 350 भी मिल गया, या सीधा आपको बेचना है तो 48,500 के स्टॉप लॉस से बेच दीजिए। टारगेट जो बनेंगे 48,100 48,000 दो छोटे टारगेट हैं, 47,850 47,725 दो मीडियम टारगेट, 47,650 47,525। कल भी ये 48 था शुक्रवार को, इसको 47,650 करना पड़ा। आज भी 47,650 करेंगे हम, 47,650 47,525। कंप्यूटर होने के बड़े फायदे हैं, लेकिन कट कॉपी पेस्ट में कहीं कहीं कभी कभी वो थोड़ा ओवरलुक हो जाता है। यही इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में फ़र्क है। ठीक है, इसको 47,650 कर दीजिए जी, फाइनल टारगेट। गॉट इट। चलिए, ये तो रही बेचने की बात। यहाँ पर भी अग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए मौका है। खरीदारी कैसे करनी है सर? 47,850 48,000 की रेंज में खरीदारी कर सकते हैं। थोड़ी बहुत 48,000 पे खरीदें। वैसे अच्छा जगह जो खरीदने का है वो दीप 47,850 ही, ज़्यादा वहीं खरीदें 47,700 के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट जो बनेगा 48,075 48,150 48,200 तीन छोटे टारगेट हैं, 48,275 48,350 मीडियम टारगेट है। इसके ऊपर तो आने लगते नहीं है, ऐसे लिखा है मैंने। 48,450 48,500 आ गया तो बहुत बड़ी बात समझिए। गॉट इट। चलिए, आपके लिए सारे लेवल्स अग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए बिकवाली का मौका निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर रहेगा। 11 स्टॉक्स बैन में बने हुए हैं। टोटल नंबर का कुछ बदलाव नहीं है, बट हाँ, फ्रेश एंट्री हुई है पीरामल एंटरप्राइजेस की, एग्जिट हुई है हिंदुस्तान कॉपर। इसके अलावा बाकी स्टॉक्स जो थे वो सारे के सारे नॉर्मल आपके लिए बैन में बने हुए हैं। कोई इंपॉर्टेंट लेवल सर वायदा कारोबार के और फंड्स का एक्शन भी? आप बोलो तो निकाल लेता हूँ, बाकी है नहीं वैसे। ओके, तो फंड एक्शन में तो 1,700 करोड़ की कैश में खरीदारी एफआईएस की है। 575 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स बेचे, यानी कि करीबन 1,100 करोड़ की 1,000 करोड़ की खरीदारी एफआईएस की है। 485 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स भी खरीदे, तो डायरेक्शनल तौर पर 2,000 करोड़ के आसपास की एफआईएस की खरीदारी है। लेकिन बड़ी बिकवाली 3,500 करोड़ की। और बड़ी मजे की बात यह है कि इसमें कोई बड़ी ब्लॉक डील्स नहीं है।
ये सीधे सीधे बेचा है स्क्रीन पर, तो लोकल फंड पता नहीं क्या, मतलब कुछ तो अलग सोच रहे हैं और ढंग से सोच रहे हैं। रहा सवाल लेवल्स का, 21,700 मेक और ब्रेक लेवल है, 42 लाख शेयर पुट में है, 52 लाख शेयर कॉल्स में है। इसके ठीक नीचे ढंग ढंग का कोई सपोर्ट है नहीं, सीधा 21,500 पर आता है डेटा के लिहाज से, और ऊपर में 21,800 रुकावट का लेवल। बैंक निफ्टी कोई खास डेटा है नहीं, 48,000 के आसपास हल्का फुल्का सपोर्ट है, और 48,500 के आसपास हल्की फुल्की रुकावट। डेटा कम है। चलिए, बट आइडियाज बहुत सारे हैं, रोज अनिल जी की तरफ से कुछ बढ़िया स्टॉक्स आ रहे हैं, आज भी कुछ बेहतरीन स्टॉक्स हैं तैयार। बिगुल स्टॉक ऑफ द डे। बताएं अनिल जी, आज 8:30 बजे वाले कौन से? 9 बजे भी आप दे रहे हैं स्टॉक ऑफ द डे सर? हाँ, 9 बजे का तो अब परंपरा है, परंपरा बन गई। क्या है वो परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन। हाँ। तो ये दो, परंपरा और प्रतिष्ठा, भी दे दो अनुशासन वहाँ पे। ठीक है, चलेगा। आज का परंपरा स्टॉक है टाइटन, और इसकी जैसी परंपरा रही भी है हर क्वार्टर में अच्छे अपडेट देने की, इस परंपरा का निर्वाह करता हुआ, और है भी खानदानी आदमी है भाई टाटा ग्रुप का, है ना। तो मतलब पूरी परंपरा पर चलता हुआ, तो यहाँ पर 3,680 के स्टॉप लॉस से करनी है खरीदारी आपको जी। 3755 पहला टारगेट है, 3800-3810 के आसपास दूसरे टारगेट के लिए करें खरीदारी। बहुत ही दमदार क्वार्टरली अपडेट आया है। ज्वेलरी सेगमेंट की ग्रोथ 23% है साल दर साल। घड़ियाँ भी अच्छी खासी बिक्री, लोगों का समय अच्छा चल रहा है, तो महंगी घड़ियाँ खरीद रहे। टाइटन की 21% वहाँ आई है अच्छी। एमर्जिंग बिजनेसेस भी ठीक चल रहे हैं, 24% वहाँ पर है। कैरेट लेन जो इनकी हाई एंड ज्वेलरी है, जिनका पोजीशन पूरा क्या 31%, तो मतलब कुल मिलाकर सब कुछ बढ़िया, सब चंगा है जी। वैसा हाल है। अक्टूबर से दिसंबर में 90 स्टोर नए खोल दिए, अच्छा अपडेट है। ये स्टॉक कमजोर माहौल में भी चल सकता है, या खरीदारी करने की राय। ओके, ये तो एक और भी दे रहे हैं सर? एक और है, और बेचने की राय है दीप, और बेचना है बैंक ऑफ बड़ौदा के फ्यूचर्स को। और आपको याद होगा पीएनबी का जब अपडेट आया था, तो मैंने वहां भी शॉर्ट खोल दिया था, और उस दिन वो स्टॉक अच्छा खासा घटा भी, नेक्स्ट डे भी घटा था। सरकारी बैंकों में अपडेट उतने मजबूत आ नहीं रहे जितने मैं देखना चाहता हूँ। 238 आपका स्टॉप लॉस का लेवल होगा, 231, 228 और 226 तीन टारगेट के लिए बिक्वारी करें, और जरूर करें। रीजन ये है दीप की जो एडवांसेस है 13.5-14% ग्लोबल एडवांसेस बढ़े हैं। डिपॉजिट में 6-6.25% की ही बढ़त है। मज़ा नहीं है नंबर्स देख के, ऐसा कि जो लगे कि यार कुछ अच्छा बहुत तगड़ा हो रहा है। सो आई थिंक हल्का फुल्का करेक्शन आ सकता है, और अगर बाजार को थोड़ा ठंडा होना है तो फिर कुछ तो घटना चाहिए ना, तो वही घटे जिनमें थोड़ी सी खबर बहुत मजबूत नहीं है। सो आई थिंक ये एक बेचने की राय होगी। और एक स्टॉक और है जो 9 बजे मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। बिल्कुल सर, तो चलिए उसका इंतजार रहेगा, बट फिलहाल टाइटन खरीदिए, बैंक ऑफ बड़ौदा बेचिए। ये है अनिल जी के 2 स्टॉक ऑफ द डे। तीसरा 9 बजे आपके लिए आएगा। बाकी स्टॉक्स बताएंगे नुपुर, साथ ही अरमान और आशीष। नुपुर, मॉर्निंग बताएं, ट्रिगर्स और खबरें आज की कौन सी है? गुड मॉर्निंग। बजाज ऑटो पे आज फोकस करना है, क्योंकि बोर्ड बैठक में बायबैक को लेकर विचार करने वाला है बोर्ड, तो ये अनाउंसमेंट आते हुए दिखेगा, तो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, यहाँ पे फोकस रहने वाला है। चंबल फर्टिलाइजर, जहाँ पे बोर्ड बैठक में बायबैक पर आज विचार होगा, तो ये अनाउंसमेंट भी रहेगा इंपॉर्टेंट। जो GST 28% ऑनलाइन गेमिंग पर लगाई गई थी, उसकी आज हियरिंग होने वाली है सुप्रीम कोर्ट में, तो ये डेवलपमेंट भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। Q3 के अपडेट्स आने शुरू हो गए। मेरिको के साथ शुरुआत करते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा कमजोरी दिखेगा, क्योंकि डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ सिर्फ लो सिंगल डिजिट 3 से 4% की यहाँ पे आते हुए दिखी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी देखें तो आपको 2 से 3% की ग्रोथ ही आती हुई नजर आएगी Q3 में। पूरे साल के मार्जिन्स का जो गाइडेंस है, हालांकि कंपनी का कहना है कि वो ट्रैक पर रहने वाला है, लेकिन जो रूरल डिमांड है वो अभी भी कमज़ोर है, वहाँ पर समय लगेगा रिकवरी को लेकर। कारोबार के लिहाज से अगला कैलेंडर ईयर अच्छा रहने की उम्मीद है। गोदरेज कंज्यूमर पर भी फोकस रहेगा। Q3 का अपडेट आते हुए दिखा है, जहाँ पे कंपनी का कहना है कि ऑर्गेनिक बिजनेस में 4 से 5% की वॉल्यूम ग्रोथ रह सकती है। मिड सिंगल डिजिट की वॉल्यूम ग्रोथ का अनुमान है। होम केयर और पर्सनल केयर दोनों में अच्छा ग्रोथ आने की उम्मीद है। पार्क एवेन्यू और कामसूत्र का परफॉर्मेंस भी स्ट्रॉन्ग रहेगा। कंपनी ने जो रेमंड का बिजनेस एक्वायर किया था, उसकी ग्रोथ अच्छी आती हुई दिखी है। और जो एबिटा कंपनी का रहने वाला है कामकाजी लेवल पे मुनाफा, वहाँ पर भी विस्तार YY बेसिस पे आते हुए दिखेगा। तो
हालांकि कमज़ोर कहा जाएगा क्योंकि वॉल्यूम ग्रोथ सिंगल डिजिट में आती हुई नजर आएगी। और लास्ट में टाटा स्टील, जहाँ पे Q3 का प्रोडक्शन और डिलीवरी वॉल्यूम्स का डिटेल आते हुए दिखे, जहाँ पे टाटा स्टील इंडिया क्रूड स्टील प्रोडक्शन 6% से इस बार बढ़ते हुए आया है YOY बेसिस पे, और डिलीवरी वॉल्यूम्स पे अगर आप देखें तो आपको 10% की ग्रोथ नजर आएगी। ओके, ये है आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट खबरें और अपडेट्स बाकी जो आए हैं। अरमान, मॉर्निंग, बताएं आपके पास कौन सी खबरें हैं? जी गुड मॉर्निंग। अपडेट में सबसे पहले यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पर अगर आप अपडेट देखें Q3 में कुल डिपॉजिट्स में 10% के आसपास की बढ़त दिखेगी। एडवांसेस 11.5% के आसपास बढ़कर आते हुए दिखे हैं, और घरेलू कासा डिपॉजिट्स की बात करें तो वहाँ पर भी 5.6% के आसपास की बढ़ोतरी दिखेगी। श्याम मेटालिक्स एंड एनर्जी, यहाँ पर 5 जनवरी को QIP इशू क्लोज हुआ, जिसमें 576 इशू प्राइस पर लगभग 2.4 करोड़ इक्विटी शेयर्स को अलॉटमेंट को मंजूरी मिलती हुई दिखी है, और 38 अगर आप देखें क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को अलॉटमेंट दिया गया, जो कि अगर आप भाव देखें तो वहाँ पर लगभग मौजूदा भाव से 11.8% के आसपास के डिस्काउंट पर इशू जो है किया गया है। जुपिटर वैगन्स, यहाँ पर कंपनी को 100 करोड़ का ऑर्डर मिला है। 4 रैक्स ऑटोमोबाइल कैरियर वैगन सप्लाई करने के लिए इनको ऑर्डर मिला है। NBCC इंडिया, यहाँ पर लोकपाल ऑफ इंडिया से लगभग इनको 25 करोड़ का ऑर्डर मिला है, और ये इंटीरियर और फिट आउट वर्क के लिए इनको ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। अंत में इजी ट्रिप प्लानर्स, यहाँ पर मालदीव्स फ्लाइट बुकिंग की सुविधा यहाँ पर इन्होंने बंद की है। मालदीव्स के कुछ मंत्रियों की भारत पर टिप्पणी के बाद ये फैसला आता हुआ दिखा। ओके, ये है आपके लिए सारी की सारी खबरें। आइए, ढेरों ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आई हैं। FIR मॉर्निंग आशीष, पहले तो बताएं टॉप रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं? गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज रिकॉर्ड नंबर ऑफ रिपोर्ट्स है मेरे पास। सबसे पहले टाइटन के साथ शुरुआत करता हूं। यहाँ पर देखिए क्वार्टरली अपडेट्स के बाद 6 रिपोर्ट आई है ब्रोकरेज हाउस की तरफ से। 6 में से 3 ब्रोकरेज हाउस ऐसे हैं जो टारगेट प्राइस बढ़ा रहे हैं। CLSA खरीदारी के राय के साथ टारगेट प्राइस 4029 से बढ़ाकर 4454 कर दिया है। JP मॉर्गन ने ओवरवेट की रेटिंग दी है और लक्ष्य 3450 से बढ़ाकर 3950 कर दिया है। और HSBC भी खरीदारी की राय दे रहे हैं, लक्ष्य 3900 से बढ़ाकर 4200 कर दिया है। कॉमेंट्री के लिहाज से अगर आप देखें तो मॉर्गन स्टैनली कह रहे कि जनरल स्लगिशनेस आपको देखने को मिल रही है डिस्क्रिशनरी डिमांड में, लेकिन टाइटन लगातार हर तिमाही में पिछले 4 क्वार्टर से 20% से ज़्यादा की ग्रोथ दिखा रहा है, जो कि अपने आप में काफ़ी शानदार है। HSBC की कॉमेंट्री भी अगर आप देखें तो पॉजिटिव है। इसके अलावा मेरे को यहाँ पर अपडेट थोड़ा सा कमज़ोर आया है। CLSA ने रेटिंग को कर दिया है डाउनग्रेड। अब ये अंडर परफॉर्म की रेटिंग पहले दिया करते थे, अब बिकवाली की राय दे रहे हैं। और लक्ष्य अगर आप देखें तो घटाया है 551 रुपये से घटाकर 524 रुपये कर दिया है, जो कि करंट मार्केट प्राइस से नीचे का टारगेट है। 546 रुपये का अभी का भाव चल रहा है। वहीं JP मॉर्गन भी अगर आप देखें तो रेटिंग को डाउनग्रेड करके अब न्यूट्रल की राय दे रहे हैं, और लक्ष्य 585 से घटाकर 550 रुपये कर दिया। तो 2 टारगेट कट्स है अमेरिका पर, जहां पर फोकस रखेंगे। GCPL यहां पर भी खास नजर रखेगा। CLSA की तरफ से बिकवाली की राय है, लक्ष्य 930 से एडजस्ट करके 936 कर दिया, लेकिन अभी भी करंट मार्केट प्राइस से काफी नीचे का टारगेट है। 1220 का भाव चल रहा है। वहीं JP मॉर्गन भी अगर आप देखें तो ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे, लेकिन इनका भरोसा थोड़ा सा बड़ा है। 1135 से लक्ष्य को बढ़ाकर इन्होंने 1300 रुपये का टारगेट दिया है। टाटा स्टील मॉर्गन स्टैनली ने कुछ बदलाव नहीं किया। इक्वल वेट की रेटिंग के साथ 120 रुपये का टारगेट दिया, 134 रुपये का भाव चल रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा पर रखिएगा खास नज़र, क्योंकि मॉर्गन स्टैनली इक्वल वेट की रेटिंग को बरकरार रखे 240 रुपये के लक्ष्य के लिए, और मान रहे कि तिमाही दर तिमाही अगर आप देखें तो जो लोन ग्रोथ है इसमें 3% का इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिला। वहीं सिटी अगर आप देखें तो खरीदारी की राय दे रहे 245 के लक्ष्य के लिए, लेकिन खास रिपोर्ट है मैक्वायरी की तरफ से, जहां पर रेटिंग को कर दिया गया है डाउनग्रेड। पहले न्यूट्रल की राय थी, अभी अंडर परफॉर्म की रेटिंग दे रहे। लक्ष्य भी अगर आप देखें तो घटा है, 188 रुपये से घटाकर 180 कर दिया, 235 रुपये का भाव, यानी काफ़ी नीचे का टारगेट ये देख रहे हैं। अदानी विलमार JP मॉर्गन अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हैं, लक्ष्य 280 से बढ़ाकर 300 कर दिया, 378 रुपये का भाव चल रहा है। इसके अलावा इंश्योरेंस कंपनियों पर रखिएगा खास नज़र, क्योंकि SBI लाइफ पर आई है रिपोर्ट JP मॉर्गन की तरफ से, जहां पर रेटिंग को कर दिया गया डाउनग्रेड और टारगेट प्राइस कट किया है। 1630 से घटाकर सीधे 1250 का टारगेट दिया, 1454 रुपये का भाव चल रहा है। वहीं मैक्वायरी न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखे 1306 से लक्ष्य को बढ़ाकर 1600 रुपये कर दिया है। ICICI प्रू यहाँ पर JP मॉर्गन की तरफ से अपग्रेड आया है, लक्ष्य 480 से बढ़ाकर 670 कर दिया है। इसके अलावा ICICI जनरल इंश्योरेंस यहाँ पर अगर आप देखें तो मैक्वायरी ने अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे हुए, लक्ष्य 995 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये कर दिया है। GIC पर JP मॉर्गन की तरफ से
डाउनग्रेड आया, लक्ष्य 275 से घटाकर 221 कर दिया। LIC यहाँ पर मैक्वारी ने रेटिंग को डाउनग्रेड किया है 850 के टारगेट के लिए। ओके, बड़े टारगेट्स और बड़ी रिपोर्ट आई है मैक्वारी सारे और बाकी की, है। एक और बहुत रिपोर्ट और भी बहुत सारी। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। कुछ लोग ऐसे थे जिनके कभी भी आप दीप पूछो कौन से स्टॉक बैन में आए नहीं आए, कुछ नहीं, कोई रिपोर्ट है कुछ नहीं, उनका एवरेज आउट हो गया अभी सारा, है ना। हाँ, जो आशीष समझ तो गए होंगे आप। एवरेज मत बोला करो सर, अभी अप्रेजल नहीं आ रहा है। अच्छा, तो बिलो एवरेज चल रहा है। तो अब मतलब जो पहले नहीं किया उसकी भरपाई हो रही है। बैन में कितने 11 है ना, 11 स्टॉक है सर, रिकॉर्ड बन सकता है। 11 मतलब अभी तो पहला ही हफ्ता है सीरीज का, पहला हफ्ते में मतलब आशीष पूरा मतलब जैसा कि होता है ना, जैसे आप मार्च के नजदीक पहुंचते हैं अपने टारगेट पूरे करते हैं ना, लास्ट में वो जो पुश last आता में। है, हाँ बस वही है। वेरी वेल डिफाइंड स्ट्रेटेजी, वेरी गुड आशीष। टाइमिंग अच्छी है। टाइमिंग बताए, और इन सबको आप कॉम्प्लीमेंट ही समझिएगा। ठीक है सर। सूला विनियार्ड जहां पर खास नजर रखनी है, CLSA की तरफ से बहुत बढ़िया रिपोर्ट आई है जहां पर रेटिंग को कर दिया गया है अपग्रेड, और टारगेट प्राइस भी आप देखिए बढ़ा है 571 से बढ़ाकर 863 रुपए का काफी ऊंचा टारगेट दिया है। मैक्वारी की तरफ से बड़ी रिपोर्ट आई है फाइनेंशियल पर, जहां पर 21 स्टॉक की रेटिंग और टारगेट प्राइस में बदलाव किया। सब नहीं बता पाऊंगा सर, 21 स्टॉक हैं, बहुत समय लग जाएगा। भगवान, हाँ। वो फुर्सत में ये लोग। बजाज फाइनेंस पर सर मैक्वारी की तरफ से आ गया है डाउनग्रेड, और टारगेट प्राइस इन्होंने 9,190 से घटाकर 8,100 कर दिया, 7,711 रुपए का भाव चल रहा है। SBI पर भी रेटिंग का डाउनग्रेड है, 720 से लक्ष्य को घटाकर 615 कर दिया है। इंडसइंड बैंक यहाँ पर आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है, लेकिन जो लक्ष्य है यहाँ पर इंटरेस्टिंगली बढ़ाया है, 1580 से बढ़ाकर 1900 कर दिया, 1643 रुपए का भाव चल रहा है। इसके अलावा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज JP मॉर्गन को पसंद आ रही है, मान रहे कि हो सकता है कि फ्यूल का कट यहाँ पर देखने को मिले। स्टॉक्स वैल्यूएशन के लिहाज से और अर्निंग्स के हिसाब से इन्हें अट्रैक्टिव नजर आ रहे हैं। BPCL पर अपग्रेड कर दिया और टारगेट 400 से बढ़ाकर 615 कर दिया। मॉर्गन स्टैनली ने भी अगर आप देखें तो टारगेट यहाँ पर बढ़ाया है। HPCL पर रेटिंग का डाउनग्रेड है और लक्ष्य 330 रुपए से बढ़ाकर 375 रुपए कर दिया है। IOC पर JP मॉर्गन ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हैं, लक्ष्य 110 से बढ़ाकर 155 कर दिया है। और अंत में सीमेंट कंपनी पर CLSA की रिपोर्ट है जहां पर आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है अल्ट्राटेक सीमेंट पर, और लक्ष्य जो है 9,450 से बढ़ाकर 11,020 कर दिया है। ACC पर रेटिंग का डाउनग्रेड है और टारगेट प्राइस 2,085 से बढ़ाकर 2,430 कर दिया है। ओके, तो ये है आपके लिए सारी की सारी रिपोर्ट, जिनमें कुछ रिपोर्ट्स तो बहुत ही दमदार एक्शन भी दिखेगा आपको भरपूर। आइए बढ़ते आगे, और इस वक्त एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ तैयार है, और सोमवार की सुबह वक्त है पिक ऑफ द वीक का। हिमांशु जी सुप्रभात, करें शुरुआत, बताएं सर पिक ऑफ द वीक। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीप, सभी को सुप्रभात। अनिल जी, इस हफ्ते हालांकि लार्ज कैप स्टॉक्स में चार्ट की स्कैनिंग में ऐसा लग रहा है कि शायद इस स्पेस में कंसोलिडेशन बनती हुई नजर आए। हालांकि फ्राइडे के सेशन में अनिल जी जो स्मॉल कैप सेगमेंट था उसमें काफी अच्छे ब्रेकआउट थे, तो मुझे लगता है ये हफ्ता ब्रॉडली उस सेगमेंट पे फोकस रखना चाहिए। फिलहाल पिक ऑफ द वीक के तौर पर इस हफ्ते का जो स्टॉक है अनिल जी हिंदुस्तान कॉपर, यानी कि हिंद कॉपर, जो कि पिछले कुछ दिनों की कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट के लिए तैयार है। स्टॉक शायद आज F&O के बैन से भी बाहर है, तो 283 रुपीज के आसपास के फ्राइडे को क्लोजिंग स्टॉक में आती हुई नजर आई है अनिल जी। इस स्टॉक में खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। इस हफ्ते ये स्टॉक 300 और 300 रुपए के पार जाता हुआ नजर आ सकता है। 275 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ हिंद कॉपर इस हफ्ते का पिक ऑफ द वीक। ओके, 300 रुपए के टारगेट के लिए करें हिंदुस्तान कॉपर में खरीदारी। आज ही बैन से बाहर आया। हिमांशु जी बिल्कुल भी इस स्टॉक को बैन से बाहर देखना नहीं चाहते। आज ही रिकमेंड किया है, बहुत जल्दी वापस चले जाएगा। अभी तो पहले ही हफ्ता हुआ है, अभी तो पहला हफ्ता है, बिल्कुल। तो पूरे सीरीज बाकी पड़ी। लेट्स सी। बंसल जी सुप्रभात, स्वागत है आपका भी, बताएं सर पिक ऑफ द वीक। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु और सबको। अनिल जी सुप्रभात है, और मेरा जो पिक ऑफ द वीक है कैश सेगमेंट से है, कैम्स कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज, जिस पर अनिल जी आपने भी खरीदारी की राय दी थी, और अब इसके अंदर सारा कंसोलिडेशन मुझे लगता है पूरा हो चुका है और एक बड़े अपमूव के लिए तैयार है। 2748 के अराउंड की क्लोजिंग है, 2650 2650 का लगाना है स्टॉप लॉस, 2970 2970 से लेकर 3000 के लक्ष्य के लिए कैम्स है मेरा पिक ऑफ द वीक। के कैम्स, ये है वो स्टॉक जहां पर करनी है आपको खरीदारी। आइए कुणाल जी का क्या है इरादा, जान ले। कुणाल जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर।
पिक ऑफ द वीक। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, इरादा हमेशा की तरह नेक है, खरीदारी की राय है। खरीदना है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि SCI, जिसके चार्ट पर 2-3 सत्रों से हमें करेक्शन आते हुए देख रहे हैं, लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर बहुत मजबूत है। सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर SCI ट्रेड कर रहा है। तो जो अभी 2-3 दिनों की गिरावट आई है, इसके बाद मुझे लगता है इस सप्ताह आपको जमकर तेजी देखने को मिल सकती है। तो खरीदारी की राय है, 167 रुपए पर स्टॉप लॉस रखकर खरीदारी करें। पहला टारगेट होगा 175 रुपए का, इवेंचुअल टारगेट 180 रुपए का। तो 175, 180 के टारगेट के लिए SCI में मेरी खरीदारी की राय। ओके, जैसा कि कुणाल जी ने कहा भी उनके इरादे नेक है और खरीदारी करने की राय। तो कुणाल जी, इसमें 2 मासूम से सवाल आए। पहला तो ये जो बिकवाली की राय देते हैं उनके इरादे नेक न माने जाए। अनिल जी, सबसे अच्छे इरादे तो अनिल जी उनके होते हैं जो अनिल जी एक सप्ताह के अंत में यानी कि एक वीकेंड पर 2-3 पुरस्कार प्राप्त कर लेते हैं। अच्छी बात अनिल जी है कि आप पूरे पोस्ट कर देते हैं, तो पता रहता है कि अनिल जी को इस सप्ताह कौन कौन से अवार्ड मिले हैं। अगर आपका एक वीकेंड कभी कोई पोस्ट नहीं आता है तो बड़ी चिंता हो जाती है कि इस वीकेंड कहाँ थे, कोई अवार्ड ही नहीं मिला है। तो अनिल जी, एक ही सप्ताह में 2 अवार्ड आपको मिल गए हैं। इरादे तो असली में आपके नेक है अनिल जी। नहीं, इनका भी सीजन चलता है एक्चुअली। ये साल के अंत में और साल की शुरुआत में, फिर 8-9 महीने फिर कोई नहीं देता और मतलब वो बाद में मिलेगा भी नहीं, जो मिलना है अभी मिला के खत्म हो जाएगा। तो पहला तो ये है कि आपने बड़ी चालाकी से वो मेरे सवाल का जवाब इधर से उधर घुमा दिया अवार्ड की तरफ। कोई बात नहीं, मैं समझ गया। अच्छा, जब इरादे अगर आपके नेक हैं तो पिक आपकी एक ही क्यों है? पिक भी तो अनेक होनी चाहिए। अनिल जी, पिक अनेक थी अनिल जी, अब से मैं बंदोबस्त करके आता हूँ। क्योंकि थर्सडे को शायद सेठी साहब मेरे से पहले आ गए थे, उन्होंने 4-5 पिक साथ में दे दी थी। तो इसीलिए अनिल जी बंदोबस्त करके हमेशा रखते हैं। लेकिन अनिल जी, जो टॉप पिक होती है उसी को शेयर करते हैं। अगर मजबूरी हो गई और किसी ने पहले टॉप पिक ले ली तो फिर अनिल जी जो दूसरी पंक्ति पे शेयर है उसको भी ले लेते हैं। प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, जेड तक प्लान बना के रखते हैं। वेरी गुड जी। बंसल जी कुछ आपकी पोल खोलना चाहते हैं? जी बंसल जी। नहीं अनिल जी, पहले तो अनिल जी एक चीज बोलना चाहूंगा, वो मैं भूल गया। अनिल जी, जो आपको अवार्ड मिला, अनिल जी जो फोटो दिखा रहे हैं अनिल जी, सबसे बेस्ट जो फोटो आपकी आई है ना, वो जो धूप में गॉगल्स पहन के जो फोटो है अनिल जी, वो मुझे बेस्ट लग रही है। कोलकाता वाली? मतलब कि उसको देख के ऐसा लगता है कि किसी ऐसे, हाँ अनिल जी, ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ 1-on-1 बेसिस पर। मतलब कि वो जो बिल गेट्स या मतलब कि जो अमेजोन के मालिक है, नाम बोलना नहीं आता अनिल जी, मतलब कि सुपर अनिल जी लग रहे हैं उसके अंदर आप। और दूसरा अनिल जी, जो आप पूछते हैं ना सुबह सुबह कि क्या इरादा है, उसका अनिल जी मिसयूज होता है। कुणाल जी का इरादा बिल्कुल भी नेक नहीं है अनिल जी। अगर जब मैं कोई इस तरीके की पिक देता हूं तो हमेशा बोलता हूं कि मैं और कुणाल जी शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को 3-4 बार 10 की कमाई में रिकमेंड कर चुके हैं, नीचे से रिकमेंड करते हुए आए हैं। एक बार भी अनिल जी मतलब कि जिक्र नहीं करा, तो कहां से इरादा नेक है अनिल जी? बस प्रूव, हैंड्स प्रूव्ड। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। शिपिंग कॉर्पोरेशन और कैम्स, लेकिन एक बात जरूर है कि इरादे दोनों के एक जरूर हैं। नेक है या नहीं है, अनेक है यानी एक जरूर है। दोनों ने कैश मार्केट के स्टॉक्स ही पसंद किए इस हफ्ते खरीदारी करने के लिए। आज से आइए, मेहुल कोठारी साहब का भी बहुत बहुत स्वागत है। मेहुल जी, गुड मॉर्निंग। बताएं सर, पिक ऑफ द वीक। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु, बाकी सभी को भी सुप्रभात। और आज का जो मेरा पिक ऑफ द वीक है वो है अडानी पोर्ट्स। इसको कैश में लेना है क्योंकि स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप है। 1050 के स्टॉप लॉस से इसमें खरीदारी कीजिए। 1350 का टारगेट रहेगा। थोड़ा सा रिस्की बैट है बट चांस लेना चाहिए, बिकॉज रिसेंटली हमने देखा सारे ग्रुप स्टॉक्स में, अडानी के सारे ग्रुप स्टॉक्स में अच्छा खासा अट्रैक्शन देखने को मिला था। बट अडानी पोर्ट्स एक ऐसा काउंटर है जिसका ब्रेकआउट जो है और पैटर्न जो है सबसे क्लियर है, एकदम क्लियर नीट एंड क्लीन ब्रेकआउट आया है। सो लगता है आने वाले दिनों में इसमें थोड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। सो बाय अडानी पोर्ट्स एज पिक ऑफ द वीक। ओके, पिक ऑफ द वीक अडानी पोर्ट आपके लिए। और लेकिन लेना है कैश मार्केट में खरीदारी कीजिए, न कि फ्यूचर्स में। ये राय आपके लिए। आइए सुमित जी से भी जानते हैं उनके पसंद का शेयर। गुड मॉर्निंग सुमित जी, बताएं। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी। जो स्टॉक मेरे रडार पे है इस हफ्ते के लिए वो है एल एन टी के अंदर मोमेंटम जारी है। एल एन टी स्टॉक तेजी के अंदर ट्रेड कर रहा है। स्टॉक मेरे को लग रहा है कि एल एन टी यहाँ से और ऊपर का मूव दिखा सकता है। 3500-3520 के पास इसमें खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट के ऊपर सपोर्ट दिखाई दे रहा है 3420 3425 के पास है, तो 3420 इसके अंदर नीचे में सपोर्ट या स्टॉप लॉस बनेगा। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकता है 3620 इसका पहला टारगेट होगा, 3675 इसका दूसरा टारगेट होगा। तो खरीदारी करना है एल एन टी।
3620 और 3675 के लिए LNT पर करें खरीदारी। ये काउंटर भी आपको बड़ी गेंस दिखा सकता है और कुछ बढ़िया रिपोर्ट्स भी आ रही हैं स्टॉक्स पर, वहां पर भी आपको एक्शन दिख ही रहा है। कुछ और स्टॉक्स जो अपने अपडेट पर आज रिएक्ट करेंगे, आइए उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। मैरिको, इनका भी अपडेट आया था। लो सिंगल डिजिट में डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ रही है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी उसी के आसपास रहने का अनुमान है। पूरे साल की जो मार्जिन गाइडेंस है वो फिलहाल ट्रैक पर रखी है, बट रूरल इकोनॉमी से अभी भी कुछ ज्यादा बढ़िया संकेत इन्हें आ नहीं रहे हैं और स्टॉक में भी हमने उतना बड़ा एक्शन देखा नहीं है। कुणाल जी, एक बार मैरिको का चार्ट देख ले सर, 546 के लेवल पर। इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या होंगे बताएं। देखिए, जैसे आपने कहा दीपांशु, काफी समय से उस तरह का एक्शन हमने स्टॉक में नहीं देखा है। एक बड़ा कंसोलिडेशन चल रहा है और उस कंसोलिडेशन के भी निचले हिस्से के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो फिलहाल कोई ऐसी खरीदारी की मेरी राय नहीं है। मुझे लगता है थोड़ा वेट एंड वॉच करें स्टॉक, और यहाँ इन स्तरों से भी थोड़ा नीचे फिसल सकता है। नीचे के लेवल्स पर अगर मान लीजिए ये आपको 520 525 के स्तरों के आसपास मिलता है तो वहां पर खरीदारी की राय होगी। 520 525 एक बड़ा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है और वहां पर मुझे लगता है अगर खरीदें तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल होगा। तो गिरावट पे मेरी खरीदारी की राय, पर खरीदारी की राय रहेगी। मैरिको, इस पर रखिए नजर। गोदरेज कंज्यूमर, इसका भी अपडेट आया। बंसल जी, एक बार जरा गोदरेज कंज्यूमर का चार्ट आप देख लें सर। ऑर्गेनिक बिजनेस में मिड सिंगल डिजिट की वॉल्यूम ग्रोथ है तो थोड़े बेहतर है कंपेयर टू मैरिको। होम केयर और पर्सनल केयर से अच्छा अपडेट इनका आते हुए दिखा है और एबिटा ग्रोथ का भी ये अनुमान लगा रहे हैं। गोदरेज कंज्यूमर की चार्ट कैसे हैं सर? दीपांशु, बढ़िया चार्ट है। इनफैक्ट अगर आप देखें फ्रंट लाइन के अंदर ज्योति लैब्स वगैरह को हटा दें तो ओनली FMCG काउंटर लगता है FMCG स्पेस से, जो कि अपने ऑल टाइम हाइस पर है, अनचार्टेड टेरिटरी में है, खुले नीले आकाश आसमान के अंदर है। तो जिनके पास है बने रहें। और दीपांशु, 1125 से 1140-50 का बैंड मिलता है तो गिरावट में डिलीवरी में खरीदारी की राय है। ओके, तो ये है आपके लिए पॉजिटिव व्यू जहां तक गोदरेज कंज्यूमर का सवाल है। टाटा स्टील, इसके भी अपडेट आए हैं, इस पर भी रखिएगा नजर। ये स्टॉक भी आज आपके लिए एक्शन में आ सकता है। मेहुल जी, टाटा स्टील का एक बार चार्ट देख लें। अपडेट के बाद करीब 10% की ग्रोथ इन्होंने दिखाई है। दीपांशु, देखिए चार्ट तो बहुत ही अच्छा है बिकॉज 4 या 5 ट्रेडिंग सेशंस पहले 140 के आसपास का उसका ब्रेकआउट आया था, बट थोड़ा उसके बाद पुल बैक दिया है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी जैसा लग रहा है। यहाँ पर स्टॉप लॉस रहेगा 128 का, तो 128 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की जा सकती है। अपसाइड में मैं समझता हूँ 143 का टारगेट है, पहला टारगेट। अगर 143 आता भी है तो वो जो मेजर ब्रेकआउट आया था दीपांशु वो कंफर्म हो जाएगा और उसके बाद बड़े लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। बट फिलहाल के लिए 143 का टारगेट, 128 का स्टॉप लॉस। ये है आपके लिए टाटा स्टील। यूनियन बैंक, यहाँ पर अपडेट आया है। डिपॉजिट्स में 10% की ग्रोथ है, लोन बुक 11.5% बढ़ी है, कासा डिपॉजिट में भी आपको ओवरऑल बढ़त ही दिखी है। सुमित जी, यूनियन बैंक, इसका चार्ट देखें। फ्राइडे को एकदम फ्लैट बंद हुआ था, अच्छी शुरुआत हुई थी बट उसके बाद फ्लैट बंद हुआ। आज के लिए यूनियन बैंक पर इंपॉर्टेंट लेवल सर। लगता है कि अच्छा मूव दिखाएंगे। कोई भी 1-2 रुपए का डिप आता है तो यूनियन बैंक में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। 120 रुपए, 118 रुपए के नीचे में इमीडिएट इसका सपोर्ट बनेगा और ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 130 रुपए इमीडिएट टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 130 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो ये रैली एक्सटेंड हो सकती है और ऊपर में 134 से 135 तक का मूव भी यूनियन बैंक में देखने को मिल सकता है। तो कोई भी डिप आता है तो यूनियन बैंक में खरीदारी करें, एक्जिस्टिंग पोजीशन होल्ड रख के चले। ऊपर में 130 से लेकर 135 तक का मूव जल्दी ऊपर में देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए यूनियन बैंक पर आया। आइए, जैन साहब का भी बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग जैन साहब, बताएं सर पिक ऑफ द वीक। बिल्कुल अनिल जी, वेरी गुड मॉर्निंग। फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच अनिल जी, आपको तहे दिल से हार्दिक मतलब मैं धन्यवाद करता हूं, क्योंकि देखिए मैं भिलवाड़ा था, आप तो मेरे क्षेत्र में थे, कलकत्ता सैटरडे के दिन, और मैं भिलवाड़ा था। और अच्छा, कोलकाता भी आपका क्षेत्र है? मुझे लगा कोटा तक ही सीमित है। अच्छा, कोटा भी। ओके। आज एक किसी की बात हो रहा है, बस ये शो करके मैं भी आपके जैसे मुझे भी आज फील हुआ जिस तरीके से आपने वीकेंड पे किया, बॉम्बे, उदयपुर, कोलकाता, तो वैसा ही कुछ मेरा भी लूंगा। आप निकलो, जाओ, मनाओ जन्मदिन, सब कुछ करो। हमारी तरफ से भी उनको शुभकामनाएं दीजिए। बिल्कुल, रिटर्न गिफ्ट भी आप ही लेके आइए। लेकिन ये कंपेयर मत कीजिए मेरे टूर को से। आप मजे करने जा रहे हो ससुराल में, मैं 4 कॉन्फ्रेंस करके आ रहा हूँ। कुणाल जी, एक मिनट रुकिए। इस वक्त के वरिष्ठतम सदस्य और सारे देश के जितने भी एक्सपर्ट्स हैं टीवी पर आने, उनके स्वयं नेता
कुणाल जी, जिनकी बात को सब लोग स्वीकार करते हैं, बड़े से बड़े एंकर्स भी और बड़े से बड़े एक्सपर्ट्स भी। कुणाल जी, राय दें, क्या ये कंपैरिजन उचित है? अनिल जी, पहले तो राय जैन साहब को अनिल जी ये है कि इनकी अभी आवाज ऐसे गूंज रही है, हाँ। ऐसा लग रहा है अनिल जी वो पुराने लाउड स्पीकर्स में पहले हेलो 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 अनिल जी आवाज आता था, हाँ। उस तरह की आवाज अनिल जी अभी मुझे सुनाई पड़ रही है जैन साहब की। लेकिन जो अनिल जी बात जैन साहब ने की, अरे चहक रहे हैं ससुराल के नाम से। हाँ अनिल जी, वो तो मैं समझ गया अनिल जी, ससुराल तो अनिल जी इनका आना जाना लगा रहता है, और अनिल जी इनकी वजह से कई सारे लोगों को ससुराल जाने में परेशानियां हो रही हैं, क्योंकि सबका ये कहना है कि भाई जैन साहब इतनी बार ससुराल जाते हैं तो तुम्हें ससुराल आने में क्या दिक्कत है, तो इसलिए अनिल जी कई सारे लोगों को तकलीफ हो रही है। वो तो ठीक है। और दूसरी बात अनिल जी है कि ये जो जी हाँ जी और दूसरी बात अनिल जी, आपके साथ जो तुलना कर रहे हैं अनिल जी सरासर गलत है अनिल जी। हाँ। इनको तो लिफाफे मिलने वाले हैं, आपको तो अवार्ड मिले अनिल जी, कोई तुलना ही नहीं है। अच्छा, ये तो छोड़ो, ये दूसरे लोगों पे ससुराल का जो प्रेशर बना है, कितने लोग तो इस चक्कर में ससुराल बना ही नहीं रहे। मेरे आसपास देखो, अगर इतना ससुराल जाना पड़े तो हम जैसे हैं वैसे ही ठीक है। तो बराबर था, इतना हमसे ना हो पाएगा, इसलिए हमारे ठीक है। जी जैन साहब बताइए सर, पिक ऑफ द वीक। बजट वाले सेशन में आऊंगा, मैं स्पेशल मेंटोरिंग और काउंसलिंग करूंगा दीपांशु की, ससुराल और शादी और ये सब के मजे बताऊंगा। अनिल जी, मैं सच्ची बात कर रहा हूँ, मुझे फीलिंग ऐसी आई कि जिस तरह से आप एकदम भागते भागते पकड़ रहे हैं, मैं भागते भागते तो आपकी बजट की तैयारी है जैन साहब? हाँ, बजट की तैयारी है आपकी जैन? बजट की तैयारी है, कचौड़ी और गट्टक और पान भी तैयार है। मैंने पूछ रहे थे एक बार स्पेशल। आपके तो ये तैयार है, आपके लिए हमें जो तैयारी करनी है वो कैसी है, एक आपको जरा नमूना बता दूं। तो हम आज से बजट की प्रोग्रामिंग की शुरुआत भी कर रहे हैं, और इस बजट पे क्या कुछ खास है देखिए। इकोनॉमी में मजबूती की गारंटी दे रहे हैं टैक्स और जीडीपी की ग्रोथ के दमदार आंकड़े। मार्केट में तेजी की गारंटी दे रहे हैं सेंसेक्स और निफ्टी के रिकॉर्ड लेवल, और फिर से चुनाव जीतने की गारंटी दे रहे हैं खुद मोदी जी। ये मोदी की गारंटी है। लेकिन बताइए, इस बजट में आपको कमाई की गारंटी देगा कौन? हम, मैं और जी बिजनेस पर हमारा दमदार पैनल आपको करवाएगा कमाई। तो देखिए ये बजट सिर्फ जी बिजनेस के साथ, बजट 2024 तेजी की गारंटी। तो हमारे एक्सपर्ट्स के दमदार पैनल के साथ तेजी की गारंटी, ये है हमारी इस बजट की थीम, टैगलाइन, और उम्मीद करते हैं कि बाजार का मूड बजट के पहले बजट के बाद दमदार है। जी जैन साहब, अब बताएं आपका पिक ऑफ द वीक। मैं बोल रहा था क्षेत्र में भिलवाड़ा की बात कर रहा था अनिल जी, सीए इंस्टीट्यूट में जो प्यार मिला उस दिन वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। मैं भी सैटरडे के दिन भिलवाड़ा में था और सब ने आपको बहुत याद किया, और आपका क्षेत्र है देखिए मेवाड़ क्षेत्र, और मुझे वहां जाके लगा कि क्या वहां पे एक माहौल था और क्या लोगों का प्यार, और सीएस तो मतलब सब लोग आइडलाइज करने लग गए हैं। सो ये हो सकता है कि मैं रिपीटेटिव हूँ, बहुत बार मैं आपको ये चीज बोल चुका हूँ, बट वहां जाके पता चला क्या वो है, मतलब बहुत मजा आया सर एक्चुअली में। और नॉलेज का लेवल आजकल, और जो उस क्षेत्र से तो देखिए बहुत बड़े इन्वेस्टर्स निकले भी है, बहुत बड़ी कॉर्पोरेट्स भी है, लिस्टेड कंपनियां भी है। सो ओवरऑल अनिल जी अमेजिंग, मतलब, और मैं समझ सकता हूँ कि कलकत्ता में आपके साथ क्या हुआ होगा, सिटी साहब के साथ क्या होगा, बट ओवरऑल इट वाज वेरी गुड, और बहुत ही अच्छा वीकेंड गया भिलवाड़ा की वजह से। और अब मैं आपको अगर बताऊं, वीकेंड पे मैंने फ्राइडे इवनिंग को जो पिक्स दी थी, आईसीआईसीआई बैंक दिया था मैंने इंट्राडे एफएनओ पिक के तौर पे, वेसुवियस दिया था और कजारिया सेरामिक्स। तो ये 3 पिक्स थी। वेसुवियस था मेरा पोजिशनल पिक, और कजारिया सेरामिक्स लॉन्ग टर्म पिक। और इस बार के लिए पिक ऑफ द वीक है मेरा, मेन पिक ऑफ द वीक है कार्बोरेंडम यूनिवर्सल, और ये मेन पिक है। और दूसरे जो अच्छे स्टॉक्स लगते हैं मुझे, एबट अच्छा लगता है फार्मा स्टॉक्स में, एफएनओ स्टॉक में। एक्सिस बैंक लुक्स गुड, मतलब सारे में आउट परफॉर्म कर रहा है, और इवन एचयूएल एंड एसीसी, और एक टायर स्टॉक है वो है अपोलो टायर। तो एबट, एसीसी, एक्सिस बैंक, एचयूएल एंड कार्बोरेंडम यूनिवर्सल। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ बेहतरीन पिक्स जैन साहब की तरफ से, जहां पर आपको एक्शन आते हुए दिखेगा।